अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादतीन महापरी खातून के पास आया हुआ था। महापरी पूछती है, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है सादतीन? सादतीन कहता है, सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन मेरे हुक्म के इंतज़ार में है। अगर आप हुक्म करें तो मैं फ़ौरन रवाना होकर इस बात को यकीनी बनाऊं कि सुल्तान मर जाए। महापरी कहती है, तो फिर मैं आपको हुक्म देती हूँ, आप फ़ौरन रवाना हो जाओ। मैं भी अपने साथी वज़ीरों को तैयार करती हूँ कि वो शहज़ादा गियासुद्दीन की अताअत करने के लिए तैयार हो जाएं। सादतीन कहता है, मैंने पूरे मुल्क में अपने दोस्तों से रब्ता कर लिया है, वक्त आने पर वो शहज़ादा गियासुद्दीन का साथ देंगे। अल्तुन कहता है, तो फिर मैं मलका अदला और उसके बेटे अरसलान का खात्मा करता हूँ, मैं उनको कोनिया नहीं पहुँचने दूंगा। फिर सादतीन कहता है, अभी एक और मामला है जिसे हमने देखना है। गोगतू की लाश देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सादतीन कहता है, अर्तुल बाज नहीं आया, उसने मेरा पीछा किया और मुझे कत्ल करने की कोशिश की। शायद वो हम सब की नीयतों के बारे में जानता है। महापरी कहती है, आपको फौरन अर्तुल को रोकना होगा सादतीन। अगर अर्तुल सुल्तान के पास पहुंच गया तो हम सब कुछ खो देंगे। सादतीन कहता है, आप परेशान ना हो, मैंने इसका हल निकाल लिया है। हम नहीं बल्कि सुल्तान अर्तुल को रोकेगा। फिर सादतीन अल्तुन को एक खत देते हुए कहता है, तुम इस खत पर अपनी मोहर लगाकर सुल्तान की तरफ भेज दो। इस खत में लिखा है कि अर्तुल ने सुल्तान के कानून को तोड़ा है, उसने मेरा पीछा किया और गोगतू को कत्ल कर दिया है। इसके अलावा उसने हनली बाजार और महल में अमीर निजामुद्दीन के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी और अब अर्तुल रास्ते में है और सुल्तान को मारने के लिए आ रहा है। यह सुनकर महापरी कहती है, यह खत अर्तुल की मौत का फरमान होगा, लेकिन अर्तुल अजीज और उसके सिपाहियों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो फिर हम अर्तुल और सुल्तान की मुलाकात को कैसे रुकवाएंगे? सादतीन कहता है, जब अर्तुल अजीज के हाथों गिरफ्तार हो जाएगा तो उन सब के लिए जाल बिछाकर उन्हें मार दिया जाएगा। सब यही समझेंगे कि अर्तुल ने सुल्तान के महफूजों के आगे मुजाहिमत की और वो मारा गया। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा को मिलकर अल्लाह हाफिज कहता है और फिर कुछ सिपाहियों के साथ वापस सुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बामसी अफसा को लेकर काई कबीले में पहुंच गया था। अफसा अभी तक बेहोश थी। बामसी उसके लिए बहुत परेशान था। इतने में इब्नुल अरबी भी वहां आ जाते हैं और बामसी को हौसला देते हैं। फिर इब्नुल अरबी बामसी और आयमा खातून को बाहर भेजकर अफसा का इलाज शुरू कर देते हैं। बामसी और आयमा खातून मरकजी खेमे में आ जाते हैं। इतने में असलान और तुर्गत भी वहां पहुंच जाते हैं। असलान अफसा के बारे में पूछने लगती है। बामसी कहता है, यह सब तुर्गत की वजह से हुआ है, अगर इसने मेरी बात सुन ली होती तो ऐसा ना होता। तुर्गत कहता है, यह वक्त इस तरह की बातों का नहीं है बामसी। बामसी सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो कब वक्त होगा? जब अफसा और मेरा बच्चा मर जाएंगे। आयमा खातून और असलहान उन्हें लड़ने से रोक लेती हैं। फिर असलहान कहती है, मेरे पास एक बहुत ही आम बात है आप सबको बताने के लिए। जिसने हमें अगवा किया था मैंने उसकी बातें सुन ली थीं। वो कह रहा था कि आरिस को कोनिया ले जाया गया है। ये बात तो हम भी नहीं जानते थे। तुर्गत कहता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई गद्दार है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, तुर्गत साहब और कमांडर बामसी को अर्तुग साहब ने किले में बुलाया है। उन्होंने कहा है कि कोई बहुत ही आम बात है। यह कहकर वो सिपाही बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तुर्गत और बामसी भी किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुल और अहमद एक गार में बैठे हुए थे। अहमद कहता है, अगर महापरी अपनी जहरीली जुबान ना हिलाती तो सुल्तान अमीर सादतीन को ख़त्म कर चुके होते। अर्तुल कहता है, जब महापरी को सुल्तान की वसीयत का पता चला तो उसने सादतीन को उसके अपने ही गुनाहों में डूबने से बचा लिया। अहमद कहता है, तो सुल्तान की वसीयत ने उन दोनों का इत्तेहाद कायम कर दिया। अब सिर्फ आप ही सुल्तान को बचा सकते हो अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मैं सुल्तान का साया बन जाऊंगा अहमद, मैं उनको ज़ब्ह होने से बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सुल्तान कायसरी के इलाके में एक जगह मौजूद थे। इतने में एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, शहजादा गियासुद्दीन आ रहे हैं। सुल्तान अपने खेमे से बाहर आ जाते हैं। गियासुद्दीन उनका कुर्ता चूमता है। सुल्तान कहते हैं, खुश आमदीद मेरे बेटे, मेरे खेमे में चलकर आराम करो, तुम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शहजादा गियासुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, मैं यहाँ आपके साथ मिलकर जंग लड़ने आया हूँ और शहीद होने आया हूँ।
सुल्तान उसे गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं हमेशा तुम पर और तुम्हारे भाई पर फख्र करता हूँ। इस उम्र में तुम्हारी जंग लड़ने की ख्वाहिश ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है। गयासुद्दीन कहता है, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं तुमसे कुछ अहम मामलात के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसलिए 2 दिन के लिए मैं यहाँ कायसरी में अपने खेमे में ठहरूंगा। इतने में अजीज़ बाहिर से अंदर आने की इजाज़त मांगता है। सुल्तान कहते हैं, आ जाओ अजीज़। अजीज़ अंदर आकर कहता है, अता बे आलतून ने एक कासिद भेजा है सुल्तान। कासिद ने कहा है कि इस खत में कोई अहम खबर है। सुल्तान वो खत खोल कर पढ़ने लगते हैं। खत पढ़ने के बाद वो गुस्से में कहते हैं, अर्तुगरुल ने वापस जाने की बजाय सादतीन का पीछा किया और उसे कत्ल करने की कोशिश की। उसने गोख्तू को मार डाला है। गयासुद्दीन पूछता है, और सादतीन? सुल्तान कहते हैं, अल्तुन के ख्याल में अर्तुगरुल ने उसे भी कत्ल कर दिया है। वो उसकी लाश तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा अल्तुन के ख्याल में अर्तुगरुल अमीर निजामुद्दीन के साथ मिला हुआ था और अब वो मुझे कत्ल करने के लिए आ रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। गयासुद्दीन कहता है, उस गलीज इंसान को मुझे संभालने दें सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अजीज़, फ़ौरन अर्तुगरुल को तलाश करो और उसे मेरे सामने पेश करो। यह सुनकर अजीज़ बाहर निकल जाता है। फिर गयासुद्दीन पूछता है, वो अहम बात क्या है सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, तुमने काफ़ी अरसे से शिकार नहीं किया। कल हम दोनों शिकार पर जाएंगे। इस दौरान मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बताऊंगा। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी काराजैसर किले में पहुंच चुके थे। इतने में मारिया अंदर आकर कहती है, मैं कागजात ले आई हूँ अर्तुग साहब। अर्तुग कहता है, इन्हें मेज़ पर रख दो मारिया खातून। इतने में बामसी तुर्गत को कहता है, तुम जबदार सिपाहियों को बाजार से कबीले में ले गए हो, इसका क्या मतलब है तुर्गत? तुर्गत कहता है, मैंने अपने जरगे के आदमियों से मशवरा किया है, हम हिजरत करके इन ज़मीनों से चले जाएंगे। मैं किले से भी अपने सिपाहियों को ले जाऊंगा। ये सुनकर मारिया मुस्कुराने लगती है। बामसी कहता है, तुमने अर्तुगरुल साहब के बगैर ये फैसला कर लिया है। तुम हमारे अंदर सबसे बड़े गद्दार निकले हो। तुमने हम सब के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बच्चा मर रहे हैं। तुर्गत कहता है, बहुत हो गया बामसी, ये सब मैंने अपने कबीले की भलाई के लिए किया है। यह सुनकर बामसी उसे मुक्का मार देता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद वो बामसी को कहता है, यह तुमने क्या किया बामसी? तुमने अपने भाई को कत्ल कर दिया। बामसी कहता है, यह गद्दार था, भाई नहीं था। इतने में हकीम अर्तुग सिपाहियों को बुलाकर कहता है, बामसी को पकड़ लो, इसने तुर्गत को कत्ल कर दिया है। लेकिन इस हादसे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इत्तेहाद को कायम रखना है। हमारे दुश्मनों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बामसी को यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर सिपाही बामसी को गिरफ्तार करके बाहर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद हकीम अर्तुग मारिया को कहता है, तुम भी याद रखना जो मैंने कहा है मारिया, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं कोई रहम नहीं करूँगा। मारिया कहती है, आप परेशान ना हो। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ जंगल में मौजूद था और वो खाना खा रहे थे। इस दौरान अहमद कहता है, आपने मुझ पर एतमाद किया, हत्ता कि जो काम मैंने किए थे फिर भी आपने मुझे अपने साथ रख लिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, हर चीज़ पीछे रह गई है अहमद, अब तुम इस बहते हुए पानी की तरह साफ हो। फिर अहमद उस ख्वाब के बारे में बताने लगता है जो उसने कैदखाने में देखा था। वो पूरा ख्वाब अर्तुगरुल को बताने के बाद कहता है, वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग सही थे, मुझे सच्चा रास्ता और एक सच्चा दोस्त मिल गया है। यह सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है। इतने में सुल्तान का खास आदमी अजीज़ वहाँ पहुँच जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, खुश आमदीद अजीज़, हमने एक परिंदे का शिकार किया है, आप भी खा लो। अजीज़ कहता है, अर्तुगरुल साहब, हम सुल्तान के हुक्म पर आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। फिर अजीज़ कहता है, अगर आपने मज़ाहमत की
तो हमें आपको कत्ल करना पड़ेगा। यह सुनकर अर्तुगरुल हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है, अपनी तलवारें नीचे कर दो, हम सुल्तान की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। यह सुनकर सब अपनी तलवारें नीचे रख देते हैं। अजीज अपने सिपाहियों को कहता है, इन सब को बांध दो, इनकी तलवारें और घोड़े ले लो। फिर अर्तुगरुल पूछता है, सुल्तान ने तुम्हें ऐसा करने को क्यों कहा अजीज? अजीज कहता है, जब आप सुल्तान के पास जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा अर्तुगरुल साहब। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते हमें आपके हाथ बांधने होंगे। फिर अजीज के सिपाही उन सब के हाथ बांधने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम इस चीज़ की हकदार नहीं है अजीज, आप गलती कर रहे हो। अजीज कहता है, अर्तुगरुल साहब मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। तीतन और अंगलोस अपने खुफिया गार में मौजूद थे। तीतन अंगलोस को कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हर चीज़ बर्बाद हो गई क्योंकि तुम तुर्गुत के हाथों पकड़े गए थे। अंगलोस कहता है, होश में आओ तीतन, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं बिलाजिक के गवर्नर का बेटा हूँ। यह सुनकर तीतन अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देता है और फिर कहता है, चाहे तुम शहंशाह के भी बेटे बन जाओ फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी नज़र में तुम एक बेवकूफ़ सिपाही हो। फिर तीतन अपने आदमियों से पूछता है, बताओ इस बेवकूफ़ के साथ क्या करना चाहिए? सब कहते हैं, इसे मार दो। तीतन उसे मारने ही वाला था कि एक सिपाही अंदर आता है और कहता है, बामसी ने तुर्गुत को कत्ल कर दिया है। मारिया ने अपनी आंखों से देखा है। तुर्गुत किले और बाजार से अपने सिपाही ले गया था, इस वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। यह सुनकर अंगलोस कहता है, तुर्क एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं तीतन, इस मौके को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तीतन कहता है, काय किबीले के सिपाहियों ने किले की हिफाजत के लिए हंदी बाजार छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हंदी बाजार गैर महफूज हो गया है। तैयार हो जाओ मेरे जहन्नम के जंगजुओं, कल सुबह हम हंदी बाजार को जला देंगे। और यहाँ इस किस्से का अख्तिताम हो जाता है।